and I am your physics teacher. जी बेटा, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हम गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। यानी कि आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हुए दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, राइट? अब आपको गॉस लॉ की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पता है, जो कि मैं लास्ट 2 एप्लीकेशंस में आपको बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको एक क्लोज सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस चाहिए होती है। जी, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं। अब जो चार्ज की मिकदार है वो दोनों प्लेट्स पे क्या है, एक जैसी है। अगर आपके पास पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर भी क्यू चार्ज ही होगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द सरफेस ऑफ दोस टू प्लेट्स, राइट? और ये दोनों प्लेट्स मैंने यहाँ सपोज की हुई है। एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है जो कि मैंने लेफ्ट साइड पे शो की हुई है, एक मेरे पास नेगेटिव प्लेट है जो मैंने राइट साइड पे शो की हुई है। और दोनों प्लेट्स के चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इन प्लेट्स की इनर सरफेस पे अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों चार्जेस में क्या है, अट्रैक्शन है। दैट्स व्हाई ये इनर सरफेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है। यहां से ये नेगेटिव चार्ज और यहां से ये पॉजिटिव चार्ज दोनों इनर सरफेसेस पे मौजूद है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, राइट? अब आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इन प्लेट्स की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है, राइट? इसकी फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए मैं दोनों प्लेट्स के दरमियान एक क्लोज्ड शेप्ड सरफेस क्या करने जा रहा हूं, सपोज करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे गॉस लॉ को अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? गॉसियन सरफेस की जरूरत होती है। इसका मतलब ये जो मैंने रेड कलर का यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स शो किया हुआ है, ये क्या है? दिस इज गॉसियन सरफेस। इसको मैंने क्यों सपोज किया? इसको मैंने सपोज इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहता हूँ। कहाँ? ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के अंदर। और मैंने कुछ इसको इस तरह से सपोज किया है कि इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो इस प्लेट के ऊपर है और राइट वाला जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद है। और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की आपको टॉप और बॉटम साइड्स भी नजर आ रही है, राइट? अब मैं बारी बारी इसकी चारों साइड्स का फ्लक्स क्या करने जा रहा हूँ, फाइंड करने जा रहा हूँ। और वो फ्लक्स फाइंड करने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला E डॉट A, जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, राइट? अब यहां मैंने यही बात लिखी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर शेप की एक गॉसियन सरफेस क्या की हुई है बेटा, सपोज की हुई है। और यहां मैं बारी बारी इस गॉसियन सरफेस की चारों साइड्स का फ्लक्स क्या करने जा रहा हूं, फाइंड करने जा रहा हूं। तो फ्लक्स थ्रू टॉप एंड बॉटम, अगर मैं टॉप और बॉटम को देखूं तो इसके टॉप के ऊपर जो वेक्टर एरिया होगा वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, जो मैंने ऊपर की तरफ A टॉप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? और इसकी जो नीचे वाली साइड है इसके ऊपर भी जो वेक्टर एरिया वो नॉर्मल होगा, जो मैंने A बॉटम से शो किया हुआ है। और ये दोनों एरियाज बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। और फील्ड लाइंस जो हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही है। और फील्ड का और इनके वेक्टर एरियाज का जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो 90 डिग्री होने की वजह से टॉप और बॉटम साइड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि cos 90 आपको क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। तो आपके पास टॉप और बॉटम का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट? अब सिमिलरली मैं क्या करने जा रहा हूं, इसकी लेफ्ट और राइट साइड का फ्लक्स फाइंड करने जा रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड यहां फील्ड से बाहर है, राइट? क्योंकि ये प्लेट के ऊपर मौजूद है और लेफ्ट साइड पे कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही, क्योंकि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है। तो लेफ्ट साइड पे कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी क्योंकि ये चार्ज इनर सरफेस के ऊपर अट्रैक्टेड है और फील्ड लाइंस भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे जो आपके पास एरिया मौजूद है इस बॉक्स का, उसमें से कोई फील्ड ना गुजरने की वजह से यहाँ का क्या होगा, यहाँ का फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द फील्ड मौजूद है। तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स जीरो है और मैंने इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, ये आउट ऑफ फील्ड मौजूद है, ये फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। और फील्ड के अंदर मौजूद ना होने की वजह से इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। अगर किसी सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना गुजरी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसी तरह से मैं राइट साइड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फाइंड करने जा रहा हूँ। और राइट साइड जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद है, आपको नजर आ रही है। अब जो वेक्टर एरिया है राइट साइड का, आपको पता है कि सरफेस के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल, जो मैंने इस ब्लैक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसके नॉर्मल होने की वजह से फील्ड भी चूंकि नॉर्मल होगी इसके ऊपर, तो दोनों में बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे,
पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने की वजह से एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो राइट साइड सिर्फ आपके पास एक साइड बची है, बाकी तीनों साइड्स का फ्लक्स आपने फाइंड कर लिया, वो क्या है, वो 0 है। अब उनका फ्लक्स अगर 0 है तो इसका जो एरिया ए है जो कि राइट साइड के एरिया, इसके साथ मैं राइट मेंशन नहीं कर रहा, इसको मैं जनरली ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसके साथ कंपैरिजन करने वाले जो बाकी एरियाज थे उनका फ्लक्स 0 हो चुका है। तो आपके पास यहाँ एरिया ए आ जाएगा E डॉट ए, और ये ई ए cos 0 डिग्री आ जाएगा। cos 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ राइट साइड का जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो 0 डिग्री एंगल आने की वजह से आपके पास फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो फाई राइट साइड का क्या आ जाएगा, ई ए के इक्वल आ जाएगा। अब मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूं, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल फ्लक्स के लिए मैं तमाम साइड्स के फ्लक्सेस को ऐड कर दूंगा। तो यहां मेरे टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल आ जाएगा फाई लेफ्ट साइड फ्लक्स, फाई राइट साइड का फ्लक्स, फाई टॉप एंड फाई बॉटम, यानी कि चारों साइड के फ्लक्सेस को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे पता है यहां से तीन साइड्स का फ्लक्स क्या आया था, मेरे पास 0, लेफ्ट साइड का फ्लक्स 0 था, राइट साइड का भी आपने फाइंड किया ई ए के इक्वल है, जबकि टॉप और बॉटम का फ्लक्स में क्या था 0। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि उस बॉक्स में से पास हो रहा होगा वो क्या आ जाएगी, ई ए आ जाएगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करूंगा क्योंकि वहां से मुझे टोटल चार्ज जो कि इस एरिया में इंक्लोज्ड होगा, यानी कि ये जो एरिया है आपके पास, इस एरिया में ये जो पॉजिटिव चार्जेस इंक्लोज्ड हैं, इन चार्जेस को मैं फाइंड करना चाहता हूं इस एरिया के लिहाज से, जो कि इस एरिया के लिहाज से उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। और ये आपने एरिया वो लेना है जो कि इंक्लोज्ड है, राइट, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड है, तो जो कि इस राइट साइड वाले एरिया के बराबर होगा। तो यहां जो मैं एरिया यूज कर रहा हूं ये राइट साइड वाली जो सरफेस है उसका एरिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास टोटल चार्ज ओवर दैट एरिया आ जाएगा, राइट। यहां से अगर मैं टोटल चार्ज जो कि सरफेस के अंदर इंक्लोज है उसको निकालना चाहता हूं तो मैं एरिया को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास Q विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ए, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट बेटा। अब मैं गॉसेस लॉ इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्योंकि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, आपने गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए ही इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है, राइट। अब मैंने यहां गॉसेस लॉ अप्लाई किया है जो कि 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के इक्वल होता है, राइट। अब मैं यहां फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर चुका हूं, जो मैंने कितनी वैल्यू फाइंड की है यहां, E into A, राइट। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह E into A, और टोटल चार्ज की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं जो क्या निकली आपके पास, सिग्मा into A, जो कि चार्ज डेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू अगर मैं यहां रिप्लेस करूं तो ये एरिया और ये एरिया सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर इस वैल्यू को गौर से देखें तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की जो इंटेंसिटी आई थी उससे ये 2 गुना है। उसमें सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, वो 2 इसको हाफ कर रहा था, राइट। अब इसका मतलब कि ये वाली जो इंटेंसिटी है अगर एरिया उतना ही कंसीडर कर लिया जाए, चार्ज डेंसिटी उतनी ही कंसीडर कर ली जाए, तो उसके लिहाज से ये वाली फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी ये उस फील्ड की इंटेंसिटी से डबल होगी जो फील्ड की इंटेंसिटी आपकी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के केस में आपने निकाली थी। अगर एरिया उतना ही कंसीडर किया जाए और चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ही हो, यानी कि सिग्मा और ए का प्रोडक्ट जो है वो सेम है, इन दैट केस आपके पास क्या होगा, आपके पास जो इंटेंसिटी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की आएगी वो 2 टाइम्स होगी किसकी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से। वहां चूंकि एक ही शीट थी, यहाँ आपके पास 2 प्लेट्स हैं, दैट्स व्हाई इसकी इंटेंसिटी उससे ज्यादा होगी जी। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी, यहाँ सिर्फ इसके साथ एक यूनिट वेक्टर जो कि फील्ड की डायरेक्शन में होगा उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।